द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली सामग्री पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक जिसमें कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं और सामाजिक मुद्दों पर कह सकते हैं तीखी टिप्पणियां हैं। बिल्कुल, और आज का मुद्दा भी ऐसा है जिस पर अक्सर या तो बहुत ज्यादा शोर होता है या फिर एकदम चुप्पी साध ली जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आरक्षण के प्रति फैली नफरत की जड़ों की, जाति की हकीकत की और राष्ट्रवाद की जो बदलती परिभाषाएं हैं उनकी। सही। ये बातचीत हमें एक मौका देती है कि हम इन मुद्दों को सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि उनकी गहराइयों में जाकर समझें। सही कहा। तो आज हमारा मिशन है इस जटिल ताने वाने को खोलना, जिसमें जातिगत पहचान है, राष्ट्रवाद की धारणाएं हैं, इतिहास को कैसे समझा और पढ़ाया जाता है, और हाँ, आरक्षण पर जो लगातार बहस चलती है उसके असली मायने क्या हैं। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, इस बातचीत की शुरुआत ही एक बहुत आम लेकिन परेशान करने वाले अनुभव से होती है। अच्छा। आजकल ऑनलाइन दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जिस तरह की जाति आधारित नफरत दिखती है वो चौंकाने वाली है। हाँ, ये तो है। और इस नफरत का एक बड़ा निशाना होता है आरक्षण। हाँ, और सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि एक पैटर्न भी दिखता है ना? जो लोग इस नफरत को फैलाते हैं वही लोग अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों या उनके अधिकारों की बात करने वालों को बड़ी आसानी से बिल्कुल राष्ट्र विरोधी या एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। हाँ, हथियार बन गए हैं ये शब्द। सही। इस सामग्री में एक बड़ा सवाल उठाया गया है, क्या ये जो राष्ट्रवाद का शोर है कहीं उसका चरित्र ही तो ब्राह्मणवादी नहीं है? यानी क्या वो समाज के खास ऊंचे तबके के नजरिया और मूल्यों को ही सबसे ऊपर रखता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ ये विश्लेषण सामने रखता है कि जिसे हम हिंदुत्व राष्ट्रवाद कहते हैं या यहाँ तक कि जिसे हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं, ये सब सामाजिक रूप से गढ़ी गई संरचनाएं हैं, मतलब सोशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स। अच्छा। मतलब ये ऐसी पहचानें या व्यवस्थाएं हैं जो समाज ने समय के साथ बनाई हैं। ये कोई प्राकृतिक या हमेशा से मौजूद सच्चाई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से कभी कोई एक संगठित हिंदू समाज था ही नहीं। ये तो अलग अलग जातियों का एक संग्रह था। जातियों का संग्रह। हाँ, इन सबको एक राजनीतिक पहचान, एक हिंदू छतरी के नीचे लाने की कोशिश अपेक्षाकृत नहीं है। सदियों से तो व्यक्ति की असल और प्राथमिक पहचान उसकी जाति ही रही है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एक साझा हिंदू पहचान बनाने के लिए पहले जातियों के इस बिखराव को अनदेखा करना पड़ा। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। बातचीत में ये तर्क दिया गया है कि इस कथित हिंदू एकता को बनाने और मजबूत रखने का एक आजमाया हुआ तरीका है एक दुश्मन की पहचान करना। बिल्कुल, और ये दुश्मन समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी मुसलमान, कभी ईसाई, कभी वामपंथी या प्रगतिशील विचारक, कभी लैंगिक समानता की वकालत करने वाले, कभी आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले। हाँ, लिस्ट लंबी है। हाँ, इस सामग्री के अनुसार इन सब को बड़ी आसानी से हिंदू विरोधी या राष्ट्र विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो ये दुश्मन बनाने की रणनीति काम कैसे करती है? मतलब क्यों लोग इसे मान लेते हैं? देखिए, विश्लेषण ये बताता है कि ये रणनीति इसलिए कारगर होती है क्योंकि ये एक हम बनाम वो की भावना पैदा करती है। जब आप किसी भी तरह के न्याय, बराबरी या बदलाव की मांग करने वाले समूह को खतरे या दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं तो आप बाकी लोगों को एक काल्पनिक बड़ी पहचान के नाम पर गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ये लोगों को उनकी अपनी चिंताओं या असहमतियों से भटकाकर एक बाहरी दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करवा देता है, और ये सीधे तौर पर उसी ऑनलाइन नफरत से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए एक तरह का, क्या कहूँ, बचाव का तरीका भी है जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं और किसी भी तरह के बदलाव को अपने लिए खतरे की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सवाल उठेंगे तो उनकी स्थिति कमजोर होगी। ये पहचान का संकट और हम बनाम वो की भावना सिर्फ राजनीतिक बहसों या ऑनलाइन कमेंट्स तक ही सीमित नहीं है ना? ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उनके निजी अनुभवों में भी नजर आता है। बिल्कुल। इस संवाद में वक्ता अपना ही एक बहुत मार्मिक अनुभव बताते हैं। कैसे उनकी भाषा, उनकी शिक्षा वो आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़े हैं। हाँ। उनके कपड़े या उनके बात करने के तरीके को देखकर लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो दलित नहीं लगते। ये अनुभव बहुत कुछ कहता है। ये समाज में दलितों या दूसरे हाशिए के समूहों के बारे में
जो गहरी जड़ें जमा चुकी पूर्व कल्पित धारणाएं और रूढ़िवादिताएं मतलब स्टीरियोटाइप्स उनको उजागर करता है। लोगों के दिमाग में दलित की एक खास छवि बनी हुई है, शायद गरीब, कम पढ़ा लिखा, एक खास तरीके से दिखने या बोलने वाला। सही। इस बातचीत में पुलिस स्टेशन की एक घटना का जिक्र है जहां एक पुलिस अधिकारी उनसे कहता है कि आप वैसे लगते नहीं हो। फिर कहता है आजकल कौन दलित होता है, और फिर आप तो पढ़े लिखे हो। अरे बाप रे! ये टिप्पणियां दिखाती हैं कि व्यवस्था के प्रतिनिधि भी कैसे इन रूढ़ियों से ग्रस्त हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी बनाई हुई छवि के खांचे में फिट नहीं बैठता तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो समुदाय का हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब आपकी पहचान आपकी असलियत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसी बातचीत में और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बिहार से आने वाले किसी दोस्त को मुंबई या दिल्ली में सुनना पड़ता है, तुम तो बिहारी नहीं लगते, या हिंदी पढ़ाने वाले किसी शिक्षक को कोई कह दे, आप तो हिंदी वाले नहीं दिखाई देते। पैटर्न वही है। हाँ, पैटर्न वही है। आपकी व्यक्तिगत पहचान को आपकी पृष्ठभूमि या समुदाय से जुड़ी घिसी-पिटी अपेक्षाओं के तराजू पर तौला जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनुभव सिर्फ सामाजिक मेलजोल तक सीमित नहीं है। ये निजी रिश्तों, यहाँ तक कि प्रेम और विवाह जैसे मामलों में भी घुस जाते हैं। अच्छा। इस संवाद में डेटिंग के अनुभवों का भी जिक्र है। आजकल शहरों में पढ़े लिखे युवाओं के बीच ऊपरी तौर पर भले ही खुलेपन और विविधता की बातें हों, लेकिन जैसे ही मामला गंभीर होता है तो जाति एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अच्छा, किस तरह के अनुभव बताए गए हैं? एक अनुभव का जिक्र है जहां एक लड़की जिससे वक्ता की अच्छी दोस्ती है कहती है, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, सब ठीक है, लेकिन मेरे घरवाले कभी नहीं मानेंगे। ओहो। वजह जाति। एक और उदाहरण है जहां शायद एक ओबीसी साथी फिर भी परिवार स्वीकार कर ले, लेकिन एससी एसटी का साथी बिल्कुल मंजूर नहीं। ये दिखाता है कि वो स्वीकृति, वो आधुनिकता कितनी सतही और शर्तों पर आधारित है। हाँ। जब तक बात दोस्ती या कैजुअल मेलजोल की है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही बात बराबरी के रिश्ते, खासकर शादी की आती है, तो जाति का असली चेहरा सामने आ जाता है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, और यहीं से शायद वो सवाल जुड़ता है जो इस बातचीत में उठाया गया है, दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ की संभावना का। हाँ। हिंदुत्व की राजनीति में जिस तरह मुसलमानों और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों को लगातार दुश्मन या बाहरी के तौर पर पेश किया जाता है, उसे देखते हुए क्या दलितों को इन अल्पसंख्यक समूहों के साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या वे एक जैसे हाशिए पर और एक ही तरह के नैरेटिव का शिकार नहीं हो रहे? इस पर बातचीत में दलित समुदाय के नजरिए से कुछ अहम बातें सामने रखी गई हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है समुदाय के भीतर अपने ही इतिहास और संघर्षों के बारे में जानकारी और शिक्षा की भारी कमी। अच्छा, मतलब इतिहास की जानकारी नहीं है। हाँ, बहुत कम। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये भूलते जा रहे हैं कि उनके पुरखों ने क्या झेला है, किन ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया है। इसका कोई उदाहरण दिया गया है? हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, हाँ, महिलाओं के अधिकारों के लिए, बिल्कुल, जिसका मकसद हिंदू महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबरी के अधिकार देना था, तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे संगठनों ने उसका जबरदस्त विरोध किया था, यहाँ तक कि उनकी शव यात्रा तक निकाली थी। अरे! और आज वही संगठन दलितों और आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करते हैं। ये विरोधाभास है। हाँ, ये ऐतिहासिक विरोधाभास या तो लोगों को पता नहीं या वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इतिहास की ये समझ न होना उन्हें वर्तमान के राजनीतिक दावों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने से रोकता है। और वो जो हिंदू भाईचारा या समरसता की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, उसके बारे में इस बातचीत में क्या कहा गया है? उसे पूरी तरह सतही और एक भ्रम बताया गया है। भ्रम? हाँ, विश्लेषण ये है कि ये कथित एकता या भाईचारा पूरी तरह शर्तों पर आधारित है। दलितों और आदिवासियों का इस्तेमाल अक्सर फुट सोल्जर के तौर पर किया जाता है। फुट सोल्जर मतलब उन्हें जमीनी स्तर पर राजनीतिक भीड़ जुटाने, कभी-कभी हिंसा या तोड़फोड़ करने के लिए आगे कर दिया जाता है। लेकिन जब समाज की मुख्य धारा में बराबरी के साथ वास्तविक स्वीकृति और सम्मान देने की बात आती है, खासकर अंतरजातीय विवाह जैसे मामलों में, तो ये भाईचारा गायब हो जाता है। हाँ, तो ये सारा भाईचारा गायब हो जाता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। खुशी खुशी किसी दलित या आदिवासी परिवार में करने को तैयार होंगे। और इस समाज के अनुसार अनुभव यही बताता है कि ज्यादातर मामलों में इसका जवाब एक जोरदार नहीं होता है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
इसी आधार पर बातचीत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हिंदू एकता एक मोह माया है। हाँ, कड़वा है, पर शायद यही सच है। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन शायद जमीनी हकीकत यही है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि पहचान की राजनीति कितनी पेचीदा है, कैसे सदियों पुराना ऐतिहासिक अन्याय और गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक संरचनाएं आज भी हमारे रिश्तों, हमारी सोच और हमारे राजनीतिक गठबंधनों को तय करती हैं। बिल्कुल। एकता और भाईचारे के खोखले नारे तब तक जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते जब तक कि उन बुनियादी संरचनाओं पर चोट न की जाए जो भेदभाव को कायम रखती हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद इस पूरी नफरत और बहस के केंद्र में रहता है, आरक्षण। हाँ, आरक्षण। इस बातचीत में इसे सीधे तौर पर संबोधित किया गया है। हम सबने वो तर्क सुने, रोज सुनते हैं, आरक्षण से मेरिट यानी योग्यता खत्म हो रही है, ये प्रतिभाशाली लोगों के साथ अन्याय है, इससे अकुशल लोग सिस्टम में आ रहे हैं, अब इतने सालों बाद इसकी जरूरत ही क्या है, वगैरह वगैरह। हाँ, ये तर्क इतने आम हैं कि लगभग घिस चुके हैं। लेकिन इस बातचीत में इन तर्कों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ चुनौती देने की कोशिश की गई है। अच्छा, कैसे? एक विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया गया है कि अगर हम देश में कुल रोजगार को देखें, जिसमें विशाल असंगठित क्षेत्र भी है, जैसे खेतीहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार और निजी क्षेत्र की नौकरियां भी शामिल हैं, जहां आरक्षण लागू नहीं होता। बिल्कुल, जहां आरक्षण लागू नहीं होता तो सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाला आरक्षण असल में कुल उपलब्ध रोजगार या सीटों के एक बहुत ही छोटे हिस्से, शायद लगभग 4% या उससे भी कम पर ही लागू होता है। 4%? बस यह आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। हाँ, तो इसका असल मतलब क्या है? अगर हकीकत यह है कि आरक्षण रोजगार के इतने छोटे से हिस्से को ही प्रभावित करता है, तो फिर इसे लेकर समाज में, खासकर सवर्ण जातियों के एक बड़े तबके में, इतनी ज्यादा कड़वाहट और नफरत क्यों बनी हुई है? क्या ये सिर्फ एक बहाना है, जैसा कि बातचीत में पूछा गया है, या सचमुच ये भावना है कि ये सब हमारा था जो हमसे छीना जा रहा है? ये $1 मिलियन का सवाल है और इस बातचीत में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद अहम विवादास्पद तर्क दिया गया है। क्या? इसके अनुसार आरक्षण के प्रति इस गहरी नफरत का एक मुख्य कारण हमारी शिक्षा प्रणाली की ऐतिहासिक विफलता है। शिक्षा प्रणाली? वो कैसे? यहाँ एक तुलना की गई है, जैसे जर्मनी ने अपने स्कूलों में हॉलोकॉस्ट, यहूदियों के नरसंहार के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाना अनिवार्य किया। हाँ, सुना। वे अपनी नई पीढ़ियों को बताते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और वो कितना भयानक और गलत था, ताकि वैसा फिर कभी न हो। इसी तरह अमेरिका में, हालांकि वहां भी बहसें हैं, लेकिन गुलामी के इतिहास और उसके प्रभावों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। वहां इस पर बड़े बड़े अध्याय लिखे गए हैं। और भारत में जाति और अस्पृश्यता के इतिहास के साथ क्या होता है हमारी किताबों में? यहीं पर समस्या है। इस बातचीत के अनुसार भारतीय स्कूली किताबों में अस्पृश्यता जैसी भयावह अमानवीय प्रथा का जिक्र अक्सर बस 1 या 2 पंक्तियों में निपटा दिया जाता है। बस 1-2 लाइन। हाँ, इतिहास की किताबों में जाति व्यवस्था को कई बार वर्ण व्यवस्था कहकर महिमा मंडित किया जाता है। उसे सिर्फ काम के बंटवारे पर आधारित व्यवस्था बता दिया जाता है। हाँ, ये तो पढ़ा है। या फिर ये पढ़ाया जाता है कि जाति व्यवस्था तो अंग्रेजों ने आकर मजबूत की, उससे पहले सब ठीक था। या ये कि शूद्रों को भी प्राचीन भारत में पढ़ने लिखने का अधिकार था। अच्छा। इस तरह से सदियों तक चले संस्थागत भेदभाव, अन्याय और शोषण की भयावहता और उसके व्यवस्थित स्वरूप को या तो कम करके दिखाया जाता है या उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अगर लोगों को इतिहास की ये गहरी कड़वी सच्चाई पता ही नहीं चलेगी, अगर उन्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि करोड़ों लोगों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कितना अन्याय हुआ है, तो फिर उनमें सहानुभूति कैसे पैदा होगी? बिल्कुल, यही इस बातचीत का केंद्रीय तर्क है। जब लोगों को, खासकर उन समुदायों के लोगों को जो ऐतिहासिक रूप से इस व्यवस्था के शीर्ष पर रहे हैं, इस अन्याय की गहराई का अंदाजा ही नहीं होता, तो वे आरक्षण को कैसे देखेंगे? हाँ, सही बात है। वे इसे सिर्फ वर्तमान के नजरिए से देखते हैं, या तो आर्थिक पिछड़ेपन के समाधान के तौर पर, और फिर तर्क देते हैं कि गरीब तो सवर्णों में भी हैं, या फिर मेरिट और कट ऑफ पर पड़ने वाले असर के रूप में। उन्हें ये एक अनुचित लाभ
या खैरात जैसा लगता है, क्योंकि वे उस ऐतिहासिक संदर्भ को, उस भयानक अन्याय को जानते ही नहीं या स्वीकार ही नहीं करते, जिसके निवारण के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था को एक छोटे से उपाय के तौर पर लाया गया था। तो मतलब शिक्षा प्रणाली की विफलता? हाँ, शिक्षा प्रणाली की ये विफलता इतिहास की इस अधूरी या गलत समझ को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है, और यही नफरत, पूर्वाग्रह और गलत फहमियों को लगातार खाद पानी देती है। तो आज हमने इस स्रोत सामग्री के जरिए कई परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन दुनिया में दिखने वाली नफरत राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातों से जुड़ सकती है। कैसे पहचान का संकट सिर्फ समाज का नहीं बल्कि व्यक्ति का भी होता है, जो रोजमर्रा के अनुभवों में झलकता है। बिल्कुल। हमने दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ की संभावनाओं और उसकी राह में खड़ी चुनौतियों पर इस बातचीत के नजरिए को समझा, और सबसे अहम, हमने ये समझने की कोशिश की कि आरक्षण के प्रति जो इतनी कटुता है, उसके पीछे सिर्फ वर्तमान की चिंताएं नहीं बल्कि इतिहास की अधूरी या गलत समझ और हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। हाँ, और इस पूरी चर्चा में शिक्षा वाला बिंदु बार बार उभर कर आता है। ये साफ है कि जब तक हम भेदभाव के इतिहास को और उसके व्यवस्थागत यानी सिस्टमिक स्वरूप को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम आरक्षण जैसे आज के संघर्षों और बहसों को उनकी पूरी जटिलता में नहीं समझ पाएंगे। इतिहास की सही और ईमानदार समझ ही शायद सहानुभूति, न्याय और बराबरी की भावना को जन्म दे सकती है। जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इस पूरी बातचीत से ही निकला है, लेकिन जिसका कोई बना बनाया जवाब शायद इस सामग्री में भी नहीं है। अगर किसी समाज को अपने इतिहास की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने और उन्हें सही ढंग से समझने पढ़ाने से परहेज है, जैसा कि ये बातचीत इशारा करती है, तो क्या वो समाज वास्तव में कभी न्याय, समानता और सच्चे भाईचारे की दिशा में सार्थक रूप से आगे बढ़ सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।